तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आज हम क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 10 मूल निवासी का विस्थापन के बारे में बात करेंगे। तो मेरा जो पहला टॉपिक है वह है उपनिवेशिक विस्तार। तो सबसे पहले उपनिवेश का मतलब क्या होता है? जब किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग किसी दूसरे क्षेत्र में रहने चले जाते हैं और ये मान्यता रखते हैं कि ये मतलब सही है, तो वह उपनिवेश कहलाता है। अगर इतिहास में देखें तो 15वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी तक इन उपनिवेशों का काल रहा और इस काल में यूरोपीय लोगों ने ना बहुत से देशों में अपने उपनिवेश बसाए। 7वीं सदी के बाद पुर्तगाल और स्पेनी लोग 7वीं सदी के बाद स्पेनी और पुर्तगाली लोग अमेरिका में अपना विस्तार किया और फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे देशों में अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना शुरू किया और एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका में ना अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। बस इतना ही। फिर इसके बाद अगला है स्पेन और पुर्तगाली का प्रवास। स्पेनी और पुर्तगाली लोग 18वीं सदी में अमेरिका के और भी हिस्सों में बसने लगे। मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और एशिया, न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के इलाके में ना यूरोप से आया प्रवासी बसने लगे और इस प्रक्रिया में ना जो वहाँ के रहने वाले बहुत से मूल निवासी थे वह उन्हें ना किसी और इलाकों में जाने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद अगला है कॉलोनी। 7वीं सदी में यूरोपीय लोगों ने बहुत से देशों में अपने उपनिवेश बसाए और इन यूरोपीय लोगों द्वारा बनाई गई ऐसी बस्तियों को ही कॉलोनी कहा जाता था। फिर अगला उपनिवेश को देश का दर्जा। जब यूरोपीय लोग सेटलर शब्द है दक्षिण अफ्रीका में डच लोगों के लिए और आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश लोगों के लिए और अमेरिका में ना यूरोपीय लोगों के लिए प्रयोग होता था। ये अगला है नेटिव। नेटिव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने मौजूदा निवास स्थान में पैदा हुआ होता है। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा उनके उपनिवेश के ना बासिंदों के लिए प्रयोग होता था। इसके बाद है वैक्यूम बेल्ट रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाने वाली बेल्ट किसी समझौते के बीच दो स्थानीय कबीलों के बीच आदान प्रदान की जाती थी। तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूल निवासियों के विस्थापन के कुछ टॉपिकों को। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है एब्रोरिजिनिस। ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती मनुष्यों को या आदिवासियों को एब्रोरिजिनिस कहा जाता था। और हमारा दूसरा टॉपिक है टेरा न्यूलियस। इसका यह एक नीति थी मतलब इसके तहत दी गई भूमि को मतलब जिस व्यक्ति को ये भूमि दी जाती थी उसके अधिकार का महत्व देना उसको कि अब ये तुम्हारी हो चुकी है, मतलब उस चीज का अधिकार उसे देना। और सब्सिडी अर्थव्यवस्था का इसका मतलब ये था कि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना, जितने की हमें आवश्यकता हो सिर्फ उतना ही उत्पादन करना। और चौथा टॉपिक है हमारा बहुसंस्कृतिवाद। इसमें ये भी एक नीति थी जिसमें कि मूल यूरोपीय लोगों और एशियाई प्रवेशियों की जो संस्कृति थी उनको समानता दी गई इसके तहत। और ये गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। 1840 में कैलिफोर्निया में सोने के अवशेष पाए गए, जिसके बाद की गोल्ड रश का प्रारंभ हुआ और फिर उसके बाद रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, फिर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, फिर उसके बाद कारखानों की संख्या में वृद्धि आई आदि। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई कैलिफोर्निया में। और उपनिवेशिक का मतलब होता है जैसे अपने देश पर किसी बाहरी देश के निवासियों का नियंत्रण या उनका शासन करना। और ओरल हिस्ट्री इतिहास को लिखने के लिए या दूसरों को निर्देश देने के लिए ताकि इसे रिकॉर्ड किया जा सके, इस चीज को ओरल हिस्ट्री कहते हैं। और 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान किस प्रकार करते थे? उसकी साक्षरता के आधार पर, संगठित धर्म के आधार पर, उसके शहरीपन के आधार पर करते थे। और उत्तरी अमेरिका में उस समय पर कई भाषाएं बोली जाती थी लेकिन उनको लिखा नहीं जाता था। उनमें से कई भाषा ऐसी थी कम जो जिन्हें लिखा जाता था। और कैनबरा 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को व्हीट वूल गोल्ड को बनाने का सुझाव दिया गया, लेकिन इसको बनाया नहीं गया। अंततः कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाया गया और जिसका मतलब इस शब्द को स्थानीय शब्द कैनबरा से लिया गया था और कैनबरा का अर्थ था सभा स्थल। फोरम खत्म किया, मैं उसका आगे बताने जा रहा हूँ। और मेरे टॉपिक का नाम है गोल्ड रश। गोल्ड रश का है 1840 के दशक में अमेरिका में कैलिफोर्निया के एक नगर में
गोल्ड को चेन मिले, वहां से ही गोल्डन रश का जन्म हुआ। इस आबिदाबी, ये उस वक्त की आबिदाबी है जिसने यूरोपीय लोगों को उनकी तकदीर बदलने का मौका दिया। गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुए विकास। गोल्ड रश के कारण अमेरिका में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ और रेलवे लाइन में यूज होने वाले साज सामान के उद्योग का विकास हुआ और कृषि में उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों का भी विकास हुआ। और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के औद्योगिक नगरों में उन नगरों का विकास हुआ। और आगे का है संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बासिंदों अपनी जमीनों के बेदखल करना। ब्रिटेन और फ्रांस से आए हुए प्रवासी लोग जो छोटे बेटे होने के कारण अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं बन पाते थे, तो वह अमेरिका में आके मालिक बनना चाहते थे। और कैथोलिक प्रभुत्व के देश में रहने वाले प्रोटेस्टेंटवादी समर्थक के देशों में कैथोलिक अनुयायी वो यूरोप को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका में आके बस चुके और उन फसलों को उगाकर मुनाफा कमाना चाहते थे जो कि यूरोप में नहीं उगाई जाती थी। और वही यही है, बस खत्म। मेरा टॉपिक है बेदखल करने के कारण। पहला कारण धोखाधड़ी से जमीन ले ली, दूसरा कारण पैसा देने में असफल कर दिया ने, मतलब दिया नहीं पैसा उनका। और चिरोकी कबीलों के लिए खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज बुलाई और जमीन के अंदर सोना, शीशा या फिर अधिक पदार्थ मिलने पर मूल निवासियों को, बसिंदों को बेदखल कर दिया मूल निवासी को जमीन के समझौते में दस्तखत करने के बाद मूल निवासी को बेदखल कर दिया जाता था। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी से अपना टॉपिक बोल नहीं पाए तो मैं बोलता हूँ, है ना। तो सन 1970 के दशक में आए बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उन्हें नए तरीके से सोचने और समझने की चाहत जगी और मूल निवासी के जो मूल निवासी थे उन्हें ना विविध संस्कृति वाले समुदाय के रूप में देखा गया और मूल निवासियों की संस्कृति के अध्ययन के लिए ना उनके लिए विश्वविद्यालय बनवाया गया और संग्रहालय में उनकी कलाकृतियों को रखा गया और मूल निवासी ने अपना इतिहास लिखना स्टार्ट कर दिया और जो मूल निवासी की जो जमीन के साथ उनके संबंध थे वो अच्छे से जाने लगे। बस हो गया।